So, our next question is difference between seasonal hunger and chronic hunger. अब seasonal hunger क्या है? जो particular season के time पे हो, and chronic means for longer period of time. So अब अगर मैं seasonal hunger की बात करूं, ये ज़्यादातर रेफर करती है temporary food shortages जो आए. देखो, हमें पता है कि जब एग्रीकल्चर साइकिल्स होते हैं या पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, तो उस टाइम पे ही वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एम्प्लॉयड होता है. अगर जब वो सीजन खत्म हो गया उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो अगर वो अनएम्प्लॉयड है उसके पास इनकम नहीं है. ठीक है, अगर इनकम नहीं है तो वो फूड नहीं खरीद पा रहा, अगर फूड नहीं खरीद पा रहा तो सीजनल हंगर का सामना उसे करना पड़ेगा. अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूं, ये किन कारणों की वजह से होती है? परसिस्टेंटली जो डाइट्स हैं वो इनएडिक्वेट हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक क्वालिटी. मींस उसकी क्वांटिटी भी कम हो और उनकी क्वालिटी भी लो हो. मींस जो बहुत पुअर लोग हैं जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं कि वो खाना जो है 3 टाइम का खाना भी नहीं वो खा सकते. ठीक है, दिन में कहीं 1 या 2 बार उन्हें खाना मिलता है, कई बार तो 1 बार भी नहीं मिलता. और इससे क्या है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो उनको चाहिए रोज के लिए वो नहीं मिल पा रही, और जो है क्वालिटी भी नहीं मिल पा रही, बिकॉज उनके पास इनकम ही नहीं है कि वो अच्छा और न्यूट्रिशियस फूड खरीद पाए. देन उसके बाद आ गया क्या, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सीजनल हंगर जो है वो टेम्परेरी है, अकरिंग एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वेर एज क्रॉनिक हंगर जो है परसिस्टेंट कंडीशन. अब ये देखो, ये डिफरेंस है पॉइंट्स का. सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी, सीजनल हंगर क्या है, क्रॉनिक हंगर क्या है. देन जो सीजनल हंगर है वो टेम्परेरी होती है, क्रॉनिक हंगर जो है वो परसिस्टेंट है. देन सीजनल हंगर से क्या होता है, माल नरिशमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की कमी आ जाएगी, ठीक है, माल नरिश्ड हो जाएंगे, देन या फिर कोई हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे. जब हम खाना खा लेंगे देन उसके बाद वी विल बी हेल्थी. बट अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात बोलूँ, इसमें इसमें जो है माल नरिशमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ और भी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे स्टंटेड ग्रोथ हो गया, रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शन हो गया, एंड इवन डेथ. ये ज्यादातर दिक्कतें जो हैं वो जो चिल्ड्रन होते हैं ना उनमें आती है. क्यों? क्योंकि एक उनकी पर्टिकुलर एज है अप टू 5, उन्हें जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, सो दैट उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके और उनकी कॉग्निटिव फंक्शन मीन्स ब्रेन जो है फंक्शन अच्छे तरीके से करे, अगर उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा. अगर ये नहीं मिलेगा तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड हो जाएगी. स्टंटेड मीन्स रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, और उनकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी कम हो जाएंगे, मीन्स ब्रेन अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और कुछ केसेस में उनकी जो है डेथ भी हो जाती है. देन फोर्थ पॉइंट आ गया, सीजनल हंगर इज ऑफन लिंक टू प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब जो सीजनल हंगर है वो ज्यादातर प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे ही देखने को मिलती है, खास करके रूरल एरियाज में. और अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूँ तो कैजुअल लेबर में हमें जो है सीजनल हंगर देखने को मिलती है, क्योंकि रूरल एरियाज में जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है या फिर सोइंग सीजन आता है तो उस टाइम पे नॉर्मली से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होती है. तो उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा लेबर है वो हायर कर लेते हैं, बट जब वो कंप्लीट हो गया काम, वो सीजन ओवर हो गया, देन उसके बाद उनके पास कोई काम नहीं होता. अगर मैं कैजुअल लेबर की बात करूं अर्बन एरियाज में, तो जैसे रेनी सीजन आ गया, कुछ अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करे तो रेनी सीजन में उनको जॉब नहीं मिलेगी. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाती. और अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूं, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, उनकी इनकम बहुत कम होती है, इन टर्न इनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवर. कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा लो है कि वो सर्वाइवल के लिए भी खाना जो है वो नहीं खरीद पा रहे. अब इनकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ फार्मर माइट एक्सपीरियंस food shortage during the pre-harvest period before new crops are ready. ठीक है, फार्मर को जो है ये वाला शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा जब तक क्रॉप्स रेडी नहीं होती, और कैजुअल लेबर माइट फेस हंगर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द वर्क इज स्केर्स, जब कम होगा काम. ठीक है, अगर मैं क्रॉनिक हंगर की बात करूं तो फैमिली लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी might struggle to afford enough food throughout the year due to low income and limited access to resources. अंडरस्टूड. अब ये थे पॉइंट्स जो हैं डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक हंगर और
सीजनल हंगर के। अब सो आर एट क्वेश्चन इज व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर, डिस्कस एनी टू स्कीम्स। अब पहले तो हमने एज अ होल देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें करी, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। देन उसके बाद कोई दो स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उसको डिटेल्ड वे से आपने बताना है और एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट हैव केयरफुली डिजाइंड फूड सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पीडीएस उन्होंने बनाया, ठीक है, टू फैक्टर्स थे जिसमें उन्होंने बफर स्टॉक मेंटेन किए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट किया कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को भी इजीली बहुत कम दाम पे न्यूट्रिशियस फूड जो है वो मिल पाए। ठीक है, जिसमें उन्होंने राशन शॉप्स ओपन की, देन फेयर प्राइस शॉप्स, मींस राशन प्राइस और फेयर प्राइस शॉप जो है वो एक तरह की सेम है। देन द गवर्नमेंट हैज आल्सो कम अप विद द सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स भी लेके आए गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लेके आए, जिसमें फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करी। दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। ठीक है, अब हम इन दोनों स्कीम्स को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्कीम जो है अंत्योदय अन्न योजना। अब इसमें क्या है, ये स्कीम लॉन्च की गई थी दिसंबर 2000 में। ठीक है, इट केटर्स टू दी फैमिलीज ऑफ बिलो पॉवर्टी लेवल, जो फैमिलीज एक पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एक ना स्केल है बीपीएल जिसे हम बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये एक स्केल गवर्नमेंट ने बनाया है, जो इस लाइन के नीचे होंगे वो सारे जो हैं पुअर पीपल होंगे। तो इट्स इन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए स्पेशली ये जो स्कीम है दिसंबर 2000 में लॉन्च करी गई। Then, under this scheme, 1 crore of the poorest among the BPL families covered under the targeted public distribution system were identified. मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया था, उसके अंडर ही उन्होंने 1 करोड़ पोरेस्ट जो फैमिलीज थी, बीपीएल फैमिलीज, उनको आइडेंटिफाई करके उनके तक जो है अनाज पहुंचाया। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया 25 kilograms of food grains were made available to each eligible family at highly subsidized rate, that is ₹2 per kg of wheat and 3 per kg of rice। अब ये देखो, जो बहुत पुअरेस्ट से पुअरेस्ट है, ठीक है, एटलीस्ट वो 1-2 रुपए तो कमा ही लेगा ना। सो सरकार ने इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि 25 किलो तक का अनाज जो है उन्होंने अवेलेबल करवाया। सो अब 25 किलो तक का अनाज जो है वो बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिल रहा था, दैट इज ₹2 पर केजी एंड ₹3 पर केजी। ठीक है, ये जो प्राइस है ये नॉर्मल मार्केट में नहीं आपको मिलेगा, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट की जो है राशन शॉप्स हैं वहीं वहीं पे अवेलेबल होगा ये वाला प्राइस। बट लेटर क्या हुआ कि जो ये फूड ग्रेन्स की क्वांटिटी है वो इनहेंस कर दी गई 25 to 35 केजी, बिकॉज ओवर द टाइम उन्हें नीड लगी होगी कि जो 25 केजी जो अनाज है वो कम है, तो उन्होंने 25 से 35 कर दिया अप्रैल 2002 में। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है, द स्कीम वॉज एक्सपेंडेड ट्वाइस टू इंक्लूड अ ग्रेटर नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज। 2 बार जो है ये स्कीम को एक्सपेंड करा गया कि ज्यादा से ज्यादा बीपीएल फैमिलीज के जो लोग हैं उनको इस स्कीम में इंक्लूड करा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर कवर हो और उन्हें न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, फूड सिक्योरिटी उन्हें दी जाए सरकार के द्वारा। और अगस्त 2004 में 2 करोड़ फैमिलीज जो हैं इस स्कीम के अंडर उन्होंने कवर कर ली। ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये थी अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम क्या है हमारी, अन्न। अब नेक्स्ट हमारे पास स्कीम है अन्नपूर्णा योजना। अब अन्नपूर्णा योजना क्या बोलती है कि इट वाज अनाउंस्ड इन 1999-2000 यूनियन बजट, अप्रैल 1 2000 में इसको जो है, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट डेट बोलूं तो ये अप्रैल 2000 में जो है लॉन्च की गई थी। अब इसका प्राइमरी गोल क्या था कि जो वल्नरेबल सीनियर्स हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करनी फूड सिक्योरिटी। ठीक है, एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उनको मिल पाए, बिकॉज हमें पता है कि जो पुअर सेक्शन के
सीनियर सिटीजन हैं वो कुछ काम भी नहीं कर सकते, इनकम नहीं उनके पास आएगी, बिकॉज जब पर्सन ओल्ड हो जाता है तो वो कोई भी काम या लेबर नहीं कर सकता, जिस वजह से उनके पास इनकम नहीं है। अगर वो इनकम नहीं है तो वो फूड नहीं खरीद पाएंगे, तो वो फूड इनसिक्योर होंगे। देन अब इस स्कीम का फोकस क्या था कि जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 65 है या उससे ज़्यादा है और वो एलिजिबल है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के, ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जो कि मंथली कुछ अमाउंट देती है सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, उसमें इंक्लूड मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं बट अभी इंक्लूड नहीं किए गए, तो उनको जो है इस योजना के अंदर उनको फूड सिक्योरिटी मिलेगी। अब इसमें क्या होगा, उनको हर साल 10 केजी फूड ग्रेन्स जो हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें राइस एंड व्हीट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी मंथ। मींस हर मंथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 किलो का जो है फूड ग्रेन्स मिलेंगे, मींस 10 किलो राइस हो गए और व्हीट हो गए, ठीक है। देन उसके बाद आ गया, द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन बॉर्डर सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स, ठीक है। ये जो है इंडियाज बॉर्डर सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव का पार्ट भी था, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही जो ये स्कीम एडमिनिस्टर की गई थी, जिसमें बूढ़े लोगों को हर साल 10 किलो अनाज जो है वो मिलेगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन, वाई इज बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब बफर स्टॉक क्यों गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट कर रही है, ठीक है। मैंने बफर स्टॉक का आपको बताया था, ये जो है इमरजेंसी के लिए हमेशा यूज किया जाता है, इमरजेंसी के लिए मेंटेन किया जाता है, जब भी हमें जरूरत हो हम इसे यूज कर सकते हैं। बफर का मीनिंग यही होता है, ठीक है। इट इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस, ज्यादातर इसमें व्हीट और राइस ही होते हैं जो कि हमारा स्टेपल फूड है। प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जो है उसके द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर मीन्स जो है इसको मेंटेन करा जाता है अब उनकी ग्रेनरीज में। एफसीआई क्या करती है, परचेज करती है व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस, जहां पे सरप्लस है उनके पास तो वहां से वो खरीद लेती है सरप्लस प्रोडक्शन। देन फार्मर्स को जो है एक प्री अमाउंट दिया जाता है क्रॉप्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये जो बफर स्टॉक क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज, मीन्स जो एरियाज में फूड ग्रेन्स की कमी है, ठीक है, फूड ग्रेन्स नहीं है, उन एरियाज में प्रोवाइड करेंगे। और कुछ जो है पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी को, मीन्स जो पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हाई प्राइसेस मार्केट के फूड ग्रेन्स के, उनको जो गवर्नमेंट है वो लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवाएगी फूड ग्रेन्स, ठीक है। वो एफसीआई के थ्रू सारा प्रोसेस होगा। एफसीआई पहले फार्मर से जो है वो सरप्लस बाय करेगी, ठीक है, सरप्लस बाय करेगी। देन उसके बाद जो है वो पुअर सेक्शन के लोगों को सेल करेगी सब्सिडाइज्ड प्राइस पे। सब्सिडाइज जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्सिडाइज प्राइस 2 रुपीज पर केजी जो है वो सरकार गरीबों को अनाज दे रही थी, तो ऐसे ही जो है सरकार जो है गरीबों को कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवाएगी, जिसको हम इशू प्राइस बोलते हैं। Then this also helps to resolve the problem of shortages of food during the adverse weather conditions or during the period of calamity, ठीक है, नेचुरल calamity मीन्स किसी साल ऐसा हुआ कि एडवर्स कंडीशंस आ गई, जैसे फ्लड्स आ गए या फिर ड्रॉट्स आ गए, उस टाइम पे ये जो अनाज का स्टोरेज उन्होंने करके रखा है, ये स्टॉक करके रखा है, उस टाइम पे जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, तो तब सरकार जो है ये मार्केट में ग्रेन लेके आएगी, और जिससे जो है शॉर्टेज, वो शॉर्ट टाइम की जो सप्लाई है या शॉर्टेज है उसको पूरा करके जो है मार्केट में वो ग्रेन की अवेलेबिलिटी करवाएगी, सो दैट हर एक इंडिविजुअल के पास वो ग्रेन पहुंच सके, ठीक है। अब क्यों मेंटेन करती है, अब आपको पता लग गया कि फूड ग्रेन को इसलिए बफर स्टॉक मेंटेन करती है सरकार, क्योंकि उससे क्या करती है, वो फार्मर से सरप्लस खरीद के उसके बाद सब्सिडाइज प्राइस पे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अवेलेबल करवाती है, जहाँ पे शॉर्टेज और डेफिसिट है। और नेचुरल क्लाइमेटीज के दौरान जब कोई दिक्कतें आए तो उस टाइम पे भी ये स्टॉक जो है हेल्प करता है इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टूड।
अब नेक्स्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक, इश्यू प्राइस एंड फेयर प्राइस शॉक। अब आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, बफर स्टॉक क्या है, इश्यू प्राइस क्या है, फेयर प्राइस शॉक्स क्या है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? ये एक प्री अनाउंस्ड प्राइस है जिसके ऊपर सरकार खरीदती है फूड ग्रेन्स फार्मर से। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सरकार क्या करती है, एफसीआई सरप्लस अनाज जो है वो खरीदती है फार्मर से। अब वो जो जिस प्राइस के ऊपर खरीद रही है उससे हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब ये जो है प्री अनाउंस हो जाता है, मींस जब जो है फार्मर्स फसलें लगाते हैं उस टाइम पे ही ये जो है प्राइस सरकार के द्वारा अनाउंस कर दिया जाता है। देन उसके बाद आ गया द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर ग्रोइंग सीजन। ये देखो, ग्रोइंग सीजन के पहले ही जो है सरकार इसको हर साल डिक्लेयर कर देती है। दिस प्रोवाइड्स द इंसेंटिव टू द फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा फार्मर क्रॉप उगाएगा उतना जो है वो बेच पाएगा। ठीक है, जिससे उसको इनकम जनरेट होगी। सो इससे क्या हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कारण, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, देखो ये एक स्केल है। ठीक है, अब जो है जब फार्मर्स मंडियों में अनाज बेचने जा रहे हैं तो वहां पे क्या है कि जो वहां के डीलर्स हैं जब वो अनाज खरीदते हैं तो उसका एक सरकार द्वारा प्राइस सेट कर दिया जाता है, एक मिनिमम लेवल। ठीक है, कि ये जो डीलर्स हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर पाए, कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने जो है एक बेस लाइन तैयार कर दी है, आप इसके नीचे जो है अनाज नहीं खरीद सकते, इस प्राइस के नीचे जो है फार्मर अनाज नहीं बेचेगा। ये जो मिनिमम प्राइस है ये आपको देना ही पड़ेगा। अनाज का जो ग्रेन है वो जैसा मर्जी हो, ठीक है, भले वो लो क्वालिटी का हो, भले वो हाई क्वालिटी का हो, इट डजेंट मैटर, आपको एक एमएसपी जो सरकार ने तय किया है वो देना ही पड़ेगा। अगर आपकी फसल कोई ज्यादा अच्छी है तो आप एमएसपी के अबव भी जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। सो सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो तय कर देती है। देन उसके बाद आ गया, जिससे क्या हुआ कि अब फार्मर्स को पता लग गया कि हमारी फसल जैसी जैसी मर्जी हो जो है ये एमएसपी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। जिससे क्या हुआ, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वीट और राइस अपने जो है फार्म्स के ऊपर उगाने शुरू कर दिए, जिससे जो कोर्स ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। कोर्स ग्रेन्स जो हैं वो स्टेपल फूड होते हैं पुअर के। कोर्स ग्रेन हो गया जैसे जिसे हम मोटा अनाज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये जो है मोटा अनाज। तो मिलेट्स, जिन्हें हम इंग्लिश में मिलेट्स भी बोलते हैं। तो अब ये वाली जो सारी चीजें हैं ये ज्यादातर पुअर लोग कंज्यूम करते थे। ठीक है, अब ये इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगी क्योंकि इन पे एमएसपी हमें मिलता नहीं है। एमएसपी हमें मिल रहा है या तो राइस पे या फिर व्हीट पे। तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स ने ये उगाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो मिनिमम स्पॉट प्राइस है हैव रेज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स। अब एमएसपी जो है ओवर द टाइम बढ़ना शुरू हो जाए, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा अगर अनाज जो है वो मार्केट में आएंगे तो ओवर द टाइम एमएसपी भी सरकार बढ़ाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सरकार का प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन का जो प्रोसेस है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो गई। ठीक है ना, अब जितना महंगा सरकार फार्मर से खरीदेगी उतने ज्यादा उसको पैसे फार्मर को देने पड़ेंगे, उसके बाद उसने उसको मेंटेन भी करना है, उसको स्टोर भी करना है। तो जिससे क्या होगा, उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ। क्योंकि उन्होंने देखो, आप बोल रहे होंगे कि मैम नोट में तो आपने इतनी सारी चीजें बोल दी। देखो, इसमें उन्होंने डेफिनेशन नहीं हमें लिखने को बोला, उन्होंने बोला कि नोट, नोट में क्या है उसकी डेफिनेशन तो आएगी, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम वो भी लिखेंगे कि उससे क्या इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक अभी मैंने ऊपर बताया था कि इट इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन यूजुअली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई एंड परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। ठीक है, हमें पता ही है कि ग्रेनरीज में इसको करके रखते हैं स्टोर। देन बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोक्योर्ड
फूड ग्रेन्स इन द फूड डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअर स्ट्रेटा, वही सेम जो मैंने ऊपर बताया था, lower than the market price, and it helps to resolve the problems of shortage of food during the adverse weather conditions. ठीक है, weather conditions के टाइम पे ये हमें उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने में हेल्प करता है. अब नेक्स्ट वी हैव इशू प्राइस. अब इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस is a price at which the food grains procured and stored by the government are distributed in the food deficit areas and among the poor strata of the society at price lower than the market price. देखो सिंपल सी बात, अभी मैंने ऊपर आपको ये सेम ही बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट जो है FCI, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक MSP पे जो है वो फूड ग्रेन्स खरीद रही है फार्मर से. अब वो जब फूड ग्रेन उनके पास आ गए, ठीक है, बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया, उसके बाद वो एक लोअर प्राइस के ऊपर जो है पुअर सेक्शन ऑफ पीपल को फूड ग्रेन्स देंगे. अब वो जो लोअर प्राइस है वो कौन सा प्राइस है? दैट इज इशू प्राइस. ओके, इशू प्राइस क्या है? वो लोअर प्राइस जिसके ऊपर पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अनाज अवेलेबल करवाया जाता है. ठीक है, दिस इज known as issue price. These prices are significantly lower than the market price, ensuring the food security for vulnerable sections of the society. Means ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्राइस लोअर होते हैं मार्केट प्राइस से, so that कि जो vulnerable sections हैं वो फूड सिक्योरिटी उनको मिल पाए और उनको जो है प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर क्वालिटी का जो है ग्रेन्स मिल पाए, सो दैट वो न्यूट्रिशियस फूड जो ले सके. अब नेक्स्ट आ गया फेयर प्राइस शॉप्स. अब हमने पढ़ा कि जो इशू प्राइस है वो क्या था? लो प्राइस जिसके ऊपर सरकार जो है फूड ग्रेन्स सेल करेगी. अब वो फूड ग्रेन सेल कहाँ करेगी? फेयर प्राइस शॉप्स पे. ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फेयर प्राइस शॉप सेटअप की गई हैं जिन्हें हम राशन शॉप्स भी बोलते हैं. ओके, फूड ग्रेन्स procured by the FCI is distributed through the government regulated ration shops are also known as fair price shops among the poor section of society. ठीक है, ये वो शॉप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई हैं पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए, डेली बेसिक नीड्स की आइटम्स को पहुंचाने के लिए. राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द लोकेलिटीज. ठीक है, हर एक लोकेलिटी में प्रेजेंट है, विलेजेस, टाउन, सिटीज में, जिसमें टोटल 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर कंट्री में हैं. ओके, अब तक जो गवर्नमेंट ने इतनी राशन शॉप जो है सेटअप करी हैं ऑल ओवर कंट्री. फेयर प्राइस शॉप्स कीप्स द स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन, शुगर एंड केरोसिन फॉर कुकिंग. ठीक है, क्या क्या चीज़ें रख रही हैं जिसमें है फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, शुगर है, केरोसिन ऑयल है फॉर कुकिंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है राशन शॉप्स पे मिलती हैं. These items are sold to the people at the price lower than the market price. मार्केट प्राइस से बहुत कम दाम पे ये बेचते हैं जिसे हम इशू प्राइस बोलते हैं. उस प्राइस पे एनी फैमिली विद अ राशन कार्ड कैन बाय स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स. कोई भी फैमिली जिनके पास राशन कार्ड है वो जो है इन पर्टिकुलर प्राइसेस पे अनाज जो है वो खरीद सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर ऑफ कैरोसिन एंड 5 kg ऑफ शुगर जो है उनको हर साल मिलेगी. ठीक है, नियर बाय राशन शॉप से. मीन्स उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेटअप कर दिया, इससे ज़्यादा अमाउंट वो नहीं खरीद सकते. अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो जी सस्ते में मिल रहा है, मैं 5 किलो जो है 2 रुपये प्रति किलो, ठीक है, मेरे को अनाज मिल रहा है, तो मैं 100 किलो अनाज खरीद लूँ और मैं जाके मार्केट में उसको हाई प्राइस पे बेच दूँ. ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सरकार ने एक लिमिट सेट करी है कि 35 किलो ऑफ अनाज ही जो है वो तुम ले सकते हो. ठीक है, हर मंथ. और कैरोसिन ऑयल 5 लीटर ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. और जो शुगर है वो 5 किलो ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. एक अमाउंट सेट करा है सरकार के द्वारा. अगर तुम इससे ज़्यादा खरीदोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 35 किलो की मेरी लिमिट जो है वो ख़त्म होगी, अगर मैं इससे ज़्यादा 1 किलो अनाज भी ज़्यादा खरीदूंगी तो वो मेरे को मार्केट प्राइस के रेट पे मिलेगा, वो मेरे को फिर लोअर प्राइस पे नहीं मिलेगा जिसे हम इशू प्राइस बोलते हैं. ठीक है, सो आवर 11th क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स. अब जो राशन शॉप्स हैं उनको फंक्शनिंग करने में दिक्कतें क्या आने लगी. ठीक है,
अब राशन शॉप्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट करी गई थी फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पुअर पीपल के अमाउंट, ठीक है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अब राशन शॉप्स सेटअप करने के बाद क्या हुआ कि इन आइटम्स को जो है लोअर प्राइस के ऊपर सरकार ने जो है वो देना शुरू कर दिया। कोई भी फैमिली जो है इसे खरीद सकता था। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई, बट इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? सो अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे क्योंकि डेफिनेशन देना पहले ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स क्या फेस करी गई, सबसे मेजर इशू जो फेस करा गया लोगों के द्वारा वो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड रिसोर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस। इससे क्या मतलब, हमें ये देखने को मिला कि वो जो डीलर्स थे, राशन शॉप वाले जो आगे सामान बेचते थे, वो करप्शन करने लगे, माल प्रैक्टिसेस करने लगे। क्या करने लगे कि डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू द ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन एंड सेलिंग पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स एट राशन शॉप्स। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो एफसीआई है उसने एमएसपी डिसाइड कर दिया। अब ग्रेन्स की क्वालिटी जैसी मर्जी हो, भले लो हो भले हाई हो, ठीक है, जो है उस प्राइस के ऊपर सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छे ग्रेन्स भी उसी प्राइस पे खरीद रहे थे, बुरे जो है लो क्वालिटी के ग्रेन्स भी उसी प्राइस पे सरकार खरीद रही थी। अब इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डीलर्स हैं उन्होंने क्या करा कि जो अच्छे क्वालिटी के ग्रेन्स थे ना वो ओपन मार्केट में बेच देते थे बेटर मार्जिन के लिए, ठीक है, और जो पुअर क्वालिटी के ग्रेन्स थे वो राशन शॉप्स पे सेल करने लग गए, ठीक है, ये करप्शन करने लग गए। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिली। देन उसके बाद क्या हुआ कि इरेगुलर शॉप ओपनिंग्स फर्दर इनकन्वीनियंस टू पब्लिक। क्या हुआ कि वो राशन शॉप्स ओपन ही नहीं करते थे, ठीक है, वो खोल ही नहीं रहे थे। ये एक सबसे बड़ी हमें दिक्कत देखने को मिली, जिससे क्या हुआ कि हिंडरिंग द एक्सेस टू द essential supplies. Consequently, ration shops regularly have unsold stocks of poor quality grains, leading to the massive stockpiles with FCI and a major shortage and financial burden. देखो, सिंपल सी बात है कि अगर राशन शॉप जो है वो ओपन ही नहीं होगी, ठीक है, राशन शॉप तुम टाइमली खोल ही नहीं रहे हो, तो जो उसमें रखा हुआ सामान वो बिकेगा नहीं, ठीक है, लोगों के तक पहुंचेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अब जिस बंदे को एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज की नीड है, मैं एक शॉप पे गई, अगर वो शॉप बंद थी तो मैं दूसरी शॉप से जाके खरीद लूंगी, ठीक है, या फिर मैं जैसे मर्जी करके वो चीज मैनेज कर लूंगी। और बाद में क्या होगा कि मैं दूसरी जो ओपन अगर जब वो हुई है शॉप वहां पे थोड़ी मैं जाके खरीदूंगी। सो यही चीज है, अगर वो शॉप खोलेंगे नहीं तो उनका सामान नहीं बिक रहा था, जिससे क्या हुआ, पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स जो है उनके अनसोल्ड स्टॉक्स जो है वो पाइल अप होने शुरू हो गए। देखो सिंपल सी बात है, माल प्रैक्टिस तो तुम पहले ही कर रहे हो, एक तो पहले पुअर क्वालिटी के फूड ग्रेन सेल कर रहे हो, उसके बाद तुम शॉप्स भी नहीं ओपन कर रहे हो। अब इससे क्या होगा कि ये जो ग्रेन्स थे ये पाइल अप होने लग गए, मीन्स वो स्टॉक ऐसे पड़ा का पड़ा रहने लग गया, जिससे क्या हुआ कि एफसीआई के गोदामों में भी स्टॉक्स पाइल होने लग गए और जो है एफसीआई के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आने लग गया। बिकॉज उन्होंने हर साल अनाज तो खरीदना ही खरीदना है, ठीक है, अब पहले वाला बिके ना बिके वो अलग बात है, और वैसे भी उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी कुछ टाइम की है, कुछ टाइम के बाद वो ग्रेन्स खराब हो जाएंगे, लेकिन हमने खर्चा तो वही करा ना, तो हमारे ऊपर क्या हो गया, फाइनेंशियल बर्डन। मीन्स फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आया, एफसीआई के ऊपर, सरकार के ऊपर, ठीक है। देन ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली। देन उसके बाद क्या हमें देखने को मिली, द इंट्रोडक्शन ऑफ टारगेटेड पीडीएस, ठीक है, हैज ऑल्सो क्रिएटेड डिसइंसेंटिव्स। इससे अब देखो, अब जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम्स चलाई गई उससे भी हमें जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिली। पहले क्या होता था कि जो सारी फैमिलीज को सब्सिडाइज आइटम्स मिलती थी, अब इसमें क्या होगा, उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट कर दिए, अबव पॉवर्टी लाइन सेक्शन आ गया, ठीक है, अब उनको जो है प्राइसेस जो राशन शॉप्स के ऊपर मैचिंग टू द ओपनिंग मार्केट रेट्स, offering the little incentive to buy. This discourage APL families from using the PDS, contributing to unsold stock and reducing the system of overall leak. देखो सिंपल सी बात है, पहले सरकार ने क्या करा था कि सभी को पीडीएस सिस्टम के थ्रू सभी को सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर ही
जो है वो ग्रेन्स मिलेंगे। लेकिन बाद में सरकार ने जब टारगेटेड पीडीएस सिस्टम जो है वो चलाया, उससे क्या हुआ कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे उनको तो सब्सिडाइज प्राइस पे मिल रहा था, बट इनके अबव जो थे, एपीएल फैमिली थी, अबव पॉवर्टी लाइन वाली फैमिली थी, उनको सेम प्राइस के ऊपर जो है, जो मार्केट में हमें प्राइस मिल रहा है वही मार्केट प्राइस के ऊपर ही उन्हें राशन शॉप से सेम प्राइस पे ग्रेन्स मिल रहे थे। अब जिससे दिक्कत क्या आने लगी कि वहां पे जो है उनकी सेल कम हो गई, अनसोल्ड स्टॉक आ गया, जिससे क्या हो गया, जो सिस्टम की ओवरऑल इफेक्टिवनेस और रीच है वो कम हो गई। ठीक है, ये था फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स। देन नेक्स्ट आ गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ So our last question is, write a note on the role of cooperatives in providing food and related items. अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने क्या रोल प्ले किया? गवर्नमेंट ने तो रोल प्ले किया, अच्छा ठीक है, उन्होंने पीडीएस सिस्टम क्रिएट करा, देन उन्होंने और पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स चलाई, बट कुछ और भी कम्युनिटीज थी और भी जो है वो कम्युनिटीज नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस। So, the last question is, write a note on the role of cooperatives in providing food and related items. अब इसमें क्या था, हमें पता है कि गवर्नमेंट ने तो जो है वो अलग अलग स्कीम्स चलाई, पीडीएस सिस्टम क्रिएट करा, देन उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स चलाई, लेकिन और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने फूड इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जिसमें थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कुछ एनजीओस। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम करा, खास करके वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप अ शॉप्स टू सेल द लो प्राइस गुड्स टू द पुअर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल द फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु, अराउंड 94% ऑफ आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इन दिल्ली, मदर डेयरी इज मेकिंग strides in provision of milk and vegetables to consume the controlled and decided रेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अब इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लो प्राइस शॉप्स जो है वो सेटअप करी पुअर लोगों के लिए, कि वो उन प्राइस जो है वो लो प्राइस के ऊपर अपना डेली बेसिस का जो उनका राशन है वो खरीद सके। अब जिसमें क्या था, उन्होंने ये बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि तमिलनाडु में 94% जो शॉप्स हैं वो कॉपरेटिव्स के द्वारा चलाई जा रही है। मीन्स अगर वहां पे टोटल 100 शॉप्स हैं तो उसमें से 94 जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा रन की जा रही हैं। ठीक है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी उन्होंने मिल्क और वेजिटेबल्स जो है उसको कंज्यूम करने के लिए लो प्राइस के ऊपर जो है एक गवर्नमेंट के द्वारा सेट प्राइस पे सेल करा जाता है सामान दिल्ली में। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स है तमिलनाडु और दिल्ली की। देन उसके बाद अगर हम बात करें, अमूल भी एक बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने बताई है कि उसकी सक्सेस स्टोरी, कि उन्होंने कोऑपरेटिव्स इन मिल्क शुरू किया एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात। गुजरात में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो अमूल लेके आया था। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसने कम दाम के ऊपर जो है मिल्क सप्लाई करना शुरू किया लोगों को। ठीक है, इट हैज बॉट द वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन जो है वो लेके आए हैं इंडिया में। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें मैनी मोर कोऑपरेटिव्स आर रनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और भी बहुत सारी हैं, ये कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर गुजरात का हो गया। देन उसके बाद क्या है, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस इन महाराष्ट्र has been involved in setting up a grain banks in the different regions। उन्होंने grain banks जो हैं वो सेटअप करे गए हैं डिफरेंट रीजन्स में। किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस के द्वारा महाराष्ट्र में। इसमें वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर एनजीओज। एनजीओज के लिए जो है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कि उनको समझाएं, उन्हें ट्रेन करें कि कैसे वो फूड सिक्योरिटी में जो है कंट्री की इन्हांस करने में हेल्प कर सकते हैं एनजीओज को। ठीक है, इट
Its efforts are also directed towards influencing the government's policy on food security. ठीक है, ये एक उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स डिजाइन करता है उसको भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस मीन्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एक जो है पॉजिटिव उनको डायरेक्शन देनी सो दैट कि वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के ऊपर वर्क कर पाए जहाँ पे कमी है. ठीक है, through these examples it can be seen that cooperatives are playing an active role in the distribution of food and related items. So इन सारे एग्जाम्पल से हमें पता लगता है कि cooperatives जो हैं वो एक बहुत important रोल प्ले कर रहे हैं जो है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड रिलेटेड आइटम्स एंड हेल्प कर रहे हैं टू सिक्योर पीपल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है, और डेली नेसेसिटी आइटम्स. सो ये थे सारे क्वेश्चंस. आई होप आपको अब समझ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी और आपके पास मटेरियल भी आ गया है कि कैसे आंसर अटेम्प्ट करने हैं, कैसे लिखने हैं. थैंक यू सो मच. आज के लिए बस इतना ही.